हेलो बच्चों, एएस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से बारीकी से पढ़िए, देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो हम जानते हैं आभासी प्रतिबिंब सिर्फ समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समतल तथा उत्तल। अगर दोनों ऑप्शन नहीं हो तो इसमें हम समतल मारेंगे और उत्तल रहेगा तो उत्तल मारेंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, समतल दर्पण। समतल तथा उत्तल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। आभासी आभासी का मतलब होता है, आभासी को हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि 2 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा 2 नंबर का, आभासी तथा बराबर, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका सूत्र है F बराबर R/2। लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है फर्स्ट बार एक्सपीरियंस से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा। इसका ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा, आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक, 3 नंबर हो गया। आगे देखिए 4 नंबर, प्रकाश एक उदाहरण है। प्रकाश किसका उदाहरण है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सी नंबर। और इसमें भी और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो हम बोलेंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र आप लोग को पता ही होगा। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कौन सा इसमें हो जाएगा। ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में क्या कहता है, गोलीय दर्पण में फोकंस्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, गोलीय दर्पण में फोकंस्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका संबंध होता है F बराबर R/2। फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग गौर से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, किस नेचर का होगा? तो कौन दर्पण है इसमें? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आवर्धन यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है उल्टा, इसमें आवर्धन मतलब गोलीय दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा।
आवर्धन का मतलब उल्टा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग गौर से पढ़िए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा रहा सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर का मुख्य काम होता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का मुख्य काम होता है कि सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करके, यानी एक बिंदु पर उसको क्या करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। तो अवतल दर्पण, यह आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोटर चालक के सामने दर्पण, जिसको हम साइड मिरर भी बोलते हैं, लगा होता है, साइड मिरर में लगा होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। मोटर चालक के सामने या साइड मिरर में उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बहुत दूर भी कोई वस्तु रहता है तो उसको सही ढंग से एब्जॉर्ब करके उसको सीधा दिखाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट के ये या चिकित्सा उपयोग में, या सर्च लाइट हो गया, चिकित्सा उपयोग हो गया, इसमें हमेशा अवतल अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रकाश की किरण कभी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं कर सकती है, किसी भी दिशा में नहीं जा सकती है, उपयुक्त भी नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोग देख लीजिए। इसको डिटेल से हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सब्जेक्टिव सीरीज देंगे, उसमें आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, बराबर छोटा बड़ा बन सकता है, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें शायद अवतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में तो कंफर्म है इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये VVI क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। आप लोग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी काल्पनिक होता है, आभासी या काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं हो सकता है। ए एंड बी दोनों नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है या उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि दाढ़ी बनाने में हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का चूज करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम से आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन बारीकी से पढ़िए, इसमें क्या कह रहा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या सी नंबर में दिया है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम निर्धारण करता है
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो चिकित्सा उपयोग में या मरीज को देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, 18 नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। इसमें कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की व्यास कहलाती है। तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। तो उसका व्यास क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस द्वारा नहीं होगा, मुख्य फोकस नहीं होगा, प्रधानाक्ष नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 19 नंबर, इसमें कहता है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और हरासित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का विशेषता यह है कि वो दूर रखी वस्तु को भी मतलब एब्जॉर्ब करके वो अच्छा से दिखाता है, काल्पनिक रूप से दिखाता है और उसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, काल्पनिक एवं हरासित। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। काल्पनिक और आवर्धित नहीं होगा, वास्तविक और हरासित नहीं होगा, वास्तविक और आवर्धित नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका भी 2-3 टाइप होता है, एक होता है पारदर्शी, पारभासी। देखिए आप लोग यहाँ लिखा हुआ अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाएगा उसे अपारदर्शी कहते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ, इसको मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में या कुछ मात्रा में पार होता है या उससे गमन कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पूर्ण रूप से आर पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ई बटर पेपर नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए क्या कहता है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु कहलाती है। देखिए, हमारी आंखें, हमारी नेत्रियां जिस वस्तु को देख सकती है या तो वस्तु दीप्त कह सकते हैं या उसको प्रदीप्त कह सकते हैं। यानी दीप्त मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश, देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखिए आप लोग, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, तो उस वस्तु को हम दीप्त या प्रदीप्त कहेंगे। और दीप्त या प्रदीप्त किसे कहा जाता है, दीप्त वस्तु मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे ही हम उसे जिससे निकलता है प्रकाश दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देखिए, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। तो उसका आकृति हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और सीधा कभी नहीं हो सकता है, वास्तविक आभासी और उल्टा नहीं हो सकता, काल्पनिक उल्टा भी नहीं हो सकता। आभासी को ही काल्पनिक बोला जाता है, आभासी और सीधा
कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 23। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभावतः दर्पण होगा। देखिए आप मतलब कितना भी दूर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब मतलब सीधा बन रहा, तो संभावतः दर्पण कौन हो सकता है? तो इसमें हो सकता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या है कि उत्तल दर्पण जो है कितना भी दूर वस्तु रहता है उसको मतलब सही ढंग से उसको दिखाता है, या समतल दर्पण हो सकता है। अवतल दर्पण नहीं हो सकता है। केवल समतल दर्पण भी हम नहीं ले सकते हैं और केवल उत्तल दर्पण नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन में दोनों मेंशन है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इसलिए हम दोनों लेंगे। अगर अगर दोनों मेंशन नहीं रहता तो हम या तो इसको टिक करते ए नंबर, केवल समतल दर्पण या केवल उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़िए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। कहता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा है पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो इस केस में हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र पर नहीं होगा और वक्रता केंद्र से पारे नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा, मुख्य फोकस की वक्रता केंद्र के बीच ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण द्वारा भी आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ? उल्टा, हमेशा उल्टा नहीं होगा। इसके बाद सीधा भी उल्टा भी एक केस नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अगर हमें अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जा सकता है? तो वस्तु को हम फोकस के अंदर रखेंगे तो हमें इस केस में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, फोकस के अंदर। फोकस पर हम नहीं ले सकते हैं, फोकस पर नहीं लग सकते, वक्रता केंद्र के पारे नहीं ले सकते हैं और डी नंबर भी नहीं ले सकते। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 28 नंबर। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी नहीं होगा, प्रासव्य तरंग नहीं हो सकता है, ध्वनि तरंग भी नहीं है, प्रकाश ध्वनि तरंग नहीं है, परावैंगनी तरंग भी नहीं है, ये बहुत डेंजर तरंग होती है, परावैंगनी कभी नहीं हो सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देखिए।
इसमें कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। यानी निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ नहीं, ये न वक्त थी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है वैक्यूम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो आपको आगे भी हम बता चुके हैं। ये नहीं होगा कि किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता है और सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं होता है, ये 3 × 10⁸ mm पर सेकेंड नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसको हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता, जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। औधा ये सब कुछ नहीं होता, तिरछा ये सब कुछ नहीं होता है, उल्टा कभी नहीं बनेगा। आभासी या काल्पनिक जो रहेगा वो हमेशा क्या बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आगे देखिए। देखिए आप लोग, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। काल्पनिक को हम आभासी भी कहते हैं, जो कि सिर्फ अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। समतल दर्पण से नहीं होगा, उत्तल दर्पण से भी नहीं होगा, इससे सीधा प्राप्त होता है। आभासी प्राप्त नहीं होती है। और सभी दर्पण ये तो नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहेगा? संयुग्मी फोकस संभव है केवल संयुग्मी फोकस संभव है केवल संयुग्मी फोकस सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है। उत्तल दर्पण में नहीं हो सकता है, न ही समतल दर्पण में हो सकता है, साधारण कांच में भी नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देखिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, वस्तु वस्तु किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। एक बार और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, क्या? निकट रखने पर सीधा बने, किंतु अगर हम उसी वस्तु को फिर दूर रखेंगे तो क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो वह दर्पण हो सकता है। निकट रखने पर तो वह दर्पण हो सकता है, तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। समतल दर्पण नहीं होगा। उत्तल दर्पण में तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे समतल उत्तल ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण द्वारा। आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पढ़िए। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सदैव सीधा छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण हो जाएगा, सदैव सीधा और छोटा बनता है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, सदैव सीधा और छोटा सिर्फ उत्तल दर्पण में ही बनता है, कभी आभासी काल्पनिक सदैव सीधा ही बनेगा सिर्फ उत्तल दर्पण द्वारा।
समतल दर्पण द्वारा नहीं होगा, अवतल दर्पण द्वारा भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन आप लोग देखिए। ए नंबर में कहता है वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, जो कि ये नहीं हो सकता है। और बी नंबर में वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये भी नहीं हो सकता है। अनंतता के बीच, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसको गौर से पढ़िए। ध्रुव तथा फोकस के बीच उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव होता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच ही होगा। कहीं भी बन सकता है, नहीं कहीं नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 36। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करता है, जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है, परावर्तित करता है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अवशोषित करेगा ये नहीं हो सकता है, अपवर्तित करे ये नहीं हो सकता, परावर्तित या अपवर्तित नहीं, क्या करता है परावर्तित करता है, तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 37 नंबर। इसमें कहा जा रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बन सकता है, आप लोग देखिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समतल दर्पण द्वारा। ये ऑप्शन नंबर बी जो कि नहीं हो सकता है, ये गलत है। और सी भी नहीं होगा, समतल तथा अवतल नहीं होगा, केवल समतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग गौर से देखिए। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद क्या होता है। फिर से आप एक बार पढ़िए। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इससे जो परावर्तन के बाद किरणें निकलती है वो प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। इसको मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, प्रधान अक्ष को। तो आप लोग देख लीजिए। बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर ध्रुव से ये सब नहीं होगा, डी नंबर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। क्यों नहीं उतार सकते हैं, इसका हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो उसका परावर्तन कितना होगा, फिर से पढ़िए। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है और परावर्तन कोण होगा। कौन कोण आ रहा है किसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 30 डिग्री। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोग देख लीजिए 30 डिग्री। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हम देखते हैं अच्छे से। इसको हम बनाते हैं, नॉमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा फोकस दूरी। तो इसका
फार्मूला होगा F बराबर R/2। तो इस पर आप बैठाइए। फोकस त्रिज्या कितना R दिया हुआ मेरा 32 दिया हुआ है, और बटा में कितना है 2। तो ये कट जाएगा, कट के कितना आ गया 16। आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 16 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 16 सी में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसलिए होगा क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ जो होता है उसमें आवर्धित बनता है, इसलिए प्लस होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग देखिए। इसमें कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। पहले इसको इरेज हम लोग करते हैं, पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसको पढ़िए एक बार फिर से। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए इसका सूत्र है R बराबर 2F। तो आप लोग सूत्र पर बैठाइए 2 गुने F। आपको कितना दिया गया होगा फोकस दूरी? 20 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। आप लोग देख लीजिए 40 किस में है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहीं पर आपका सीरीज को समाप्त किया जा रहा है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, आपको VVI क्वेश्चन कराया जाएगा। आगे चलकर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है ये सब बताया जाएगा, और सब्जेक्टिव सीरीज भी कराएंगे। और हम लोग इस चैनल पर मतलब फर्स्ट बार स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम लोग मतलब 2019 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बट लैपटॉप पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।